हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, डेली हमारी एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है और अब जल्दी ही, क्योंकि त्यौहार ख़त्म हो गए हैं, मैं भी बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा और उसके बाद फिर यहाँ पे कोई भी भाग दौड़ और ये सारी चीज़ें नहीं बचेंगी। तो आराम से डेली आपको मैथ भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। दूसरा, मॉर्निंग में हम लोग 8 बजे से एक जीएस या हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जीएस प्लस हिंदी भी हो सकता है। और जो शाम को होगा, शाम को 8 बजे से वहाँ पे हम लोग एक फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है। और बाकी जो जैसे ये इंग्लिश और जीएस चल रहा है, हो सकता है ये कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो जीएस तो भले ही हट जाए लेकिन इंग्लिश कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। और साथ में आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट और मैथ का एक चैप्टर वाइज भी देखने को मिल सकता है। चलिए, खैर पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? देखो, समुद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त, हमको यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। जो समुद्रगुप्त था, इसको जो है भारत का नेपोलियन या भारतीय नेपोलियन के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो समुद्रगुप्त था, ये इसने जो है आर्यव्रत जो आर्यव्रत थे उनके 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इसने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा था, इसीलिए स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। याद रखना, किसने कहा था? स्मिथ ने। ठीक है। फिर समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और ये संगीत प्रेमी था, क्योंकि इसके सिक्कों पर इसे बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किसका विशाल भंडार था? टिन, लेड, लोहा या तांबे का? तो दोस्तों, उस समय पे लोहा का जो है भंडार था। ठीक है। हर्यक वंश के शासक थे कौन? बिंबिसार। ठीक। अपनी राजधानी बनाकर जो गिरिव्रज था, यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर लोहे के विशाल भंडार आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से की ओर प्रभावित होता है। स्थल समीर व शीत समीर है जो स्थल से की ओर प्रभावित होता है। समुद्र की ओर, वन की ओर, मरुस्थल की ओर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों देखो, स्थल समीर व शीत समीर है जो स्थल से, किधर? स्थल से समुद्र की ओर प्रभावित होता है। सॉरी। 4 नंबर, किसी देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष के लिए किए गए सभी आर्थिक लेनदेनों के रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। पूंजी लेख में शेष, भुगतान शेष, व्यापारिक शेष या चालू लेख में शेष? तो किसी देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच में एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देन जो होते हैं उनके रिकॉर्ड को भुगतान शेष कहा जाता है। 5 नंबर, किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत है? सहतीर के सिद्धांत, सहतीर का संतुलन कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत है? संवेग का, आघूर्ण का, युग्म का या द्रव्यमान का? अच्छा दोस्तों, तो फिर ये आघूर्ण का बनेगा। किसका बनेगा? आघूर्ण का बनेगा, क्योंकि बल जब होता है, एक पिंड को एक अक्ष के जब परितः घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को बलाघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का मान उस बल के परिमाण और जो अक्ष के बल की क्रिया रेखा, इसके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है और इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। अगर किसी सहतीर की तुलना, जो सहतीर की जो संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत है, बल आघूर्ण का सिद्धांत बन जाएगा। 6 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो वर्ण व्यवस्था का, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता की कमी का, गृह युद्ध का या अस्पृश्यता का? तो बिल्कुल गांधी जी ने जो है अस्पृश्यता का जो है समर्थन किया था। मतलब गांधी जी ने अस्पृश्यता को खत्म करने का जो है समर्थन किया था। ठीक। क्योंकि गांधी जी का मानना यह था कि जो अस्पृश्यता है वो मानव जाति के लिए अनुचित है और इसी कारण से इन्होंने 1932 में अछूतों को हरिजन शब्द का नाम दिया था। इन्होंने ही हरिजन सेवक संघ जो थी उसकी स्थापना भी की थी। ठीक है। तो यहाँ पे अस्पृश्यता को इन्होंने गलत माना था। गलत तो है, बिल्कुल गलत है। 7 नंबर, आईपीसी के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो कौन सा है? ये तो आपको भी पता है। खैर, ये तो अब खत्म भी कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा जो है वो नहीं देता है। जम्मू कश्मीर के अंदर 370 धारा जो थी वो खत्म हो चुकी है। ठीक है।
बाकी जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है भारत का, एक इकलौता राज्य है जिसका खुद का अपना एक संविधान है। चलिए 8 नंबर, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबद्ध है? सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबद्ध है? अच्छा, क्या लिखा हुआ है? जी के गोखले, एम जी रनाडे, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य नरेंद्र देव। तो कौन इससे संबद्ध हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, कौन हो जाएगा? आचार्य विनोबा भावे। ये सर्वोदय और भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे थे। इन्होंने 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के जो पोचमपल्ली, यहाँ से ही इन्होंने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। जो इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि भूमिहीनों को भूमि देने के लिए जमींदारों से अपील कर आगे आने के लिए प्रेरित करना था। कोई जमींदार अपनी ज़मीन नहीं देता। अगर इतने ही सब दयावान और सारी चीज़ें होती तो ये आज जो सारे लोग जो यहाँ पे बैठ कर रोते हैं ना कि ये आरक्षण लगाया, गलत लगाया, ये आरक्षण दुनिया में भारत में कभी नहीं आता। ये आरक्षण आया ही इस वजह से है कि 400-400, 500-500 बीघा की खेत जोतते थे और दूसरे के पास क्या था? कुछ नहीं था। उसको मतलब कोई आपसे ये नहीं कह रहा था कि आप बराबरी का हिस्सा दे दें, बस ये था कि आप उसको जीवन यापन के लिए ज़मीन दे दें, वो अपना जीवन यापन करेगा। अगर ऐसा बहुत पहले हो जाता तो ये कभी भी जो आरक्षण है ये नहीं आता। लेकिन क्या था कि वो नहीं दिया गया। आप एक आदमी बैठ के पूरे मालूम हो 5 गाँव की ज़मीन अकेले बैठ के खा रहा है, वो बराबर था, वो सही था, वो अच्छा लगा लोगों को। लेकिन जब आरक्षण दे के लोगों को बराबर किया गया तो लोगों के जो है अब बिल्कुल प्राण सूख जाते हैं कि यार इनको आरक्षण दिया जा रहा है, अरे यार ये लोग तो नौकरी लिए ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप उनकी जगह पे अगर कभी अपने आप को रख के देखते, जब आपको गांव में कुआं होता और कुएं से पानी ना भरने दिया जाता, आज भी वो कंडीशन है कि गांव में जो जमींदार लोग हैं उनके सामने आज भी बराबर कोई अगर तख्त पड़ा है और कुर्सी पे अगर जमींदार बैठा है तो तख्त पे भी कोई नहीं बैठ सकता, जमीन में ही बैठेगा एससी या एसटी कैटेगरी का आदमी। समझ रहे हैं? तो ये बराबर नहीं था। इसी चीज़ को बराबर करने के लिए भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान में आरक्षण जैसा शब्द लेके आए, जिसकी वजह से उनको एक आरक्षण मिलेगा, जो है उस आरक्षण में वो लोग नौकरी पाएंगे तो अपने आप को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। और वही चीज़ जो है अब इन लोगों को लगती है बुरी। भाई जब तुम 400-500 बीघा की खेती जोतते थे तब तो आप लोग कभी नहीं कहते थे कि भाई हमारे पास ज़्यादा है या हम चलो बराबर नहीं कर सकते, लेकिन चलो ऐसा करो 2-2 बीघा खेती हम जो इन लोगों के पास भी होनी चाहिए। किसी ने ऐसा नहीं सोचा। आपने अपने भंडार भर लिए, बाहर बेचारे वो भूखों मरते रहे, तब तो आपके जो है प्राण नहीं बाहर आए। अब आपके प्राण बाहर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने जो है अब आरक्षण देख लिया। तो आरक्षण में एक बंदे की 70 जा रही है और आपकी 82 पे 85 मेरिट जा रही है, तो आपको बड़ा ख़राब लग रहा है। ख़राब कुछ नहीं है दोस्त, वो भी बराबर देखा जाए तो है। मैं भी उस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ कि मुझे भी लगता है कि यार हाँ 70 और 85 में बहुत अंतर हो जाता है, इतना नहीं होना चाहिए। मेरे भी 85 नहीं आ पाते, 84 नंबर हैं, फिर भी मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ। और उधर जो है एक 70 नंबर वाला सिलेक्टेड हो जाता है, लगता है ख़राब। लेकिन दोस्त उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखना, जब आप बराबर पे नहीं बैठ सकते थे, यहाँ तक कि आपकी परछाई भी उनके ऊपर नहीं पड़ जाती, पड़ते ही मार पड़ने लगती थी, यहाँ तक कि आप कुएँ से पानी नहीं भर सकते थे, तो आप उस कंडीशन में होते तो आपको कितना ख़राब लगता और आपको तब आरक्षण मिलता। अगर आप आगे बढ़ जाते तो आप अपनी कंडीशन को वहाँ पे रख के देखिएगा, तब मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए खैर, हाँ कुछ लोग अभी यहाँ पे आएंगे ज्ञान देने वाले, और यहाँ पे कमेंट में ज्ञान देना, बिल्कुल देना आके, मैं आपको खुली आज़ादी दे रहा हूँ, आप बिल्कुल ज्ञान दीजिए आके, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपके लोगों के ओपिनियन हैं क्या आखिरकार। क्योंकि जब वो समय था तब बोलने वाले कम थे, उस समय बोलने पे सीधे कोड़े चलते थे। आज कोड़े नहीं चलते हैं, लेकिन आज भी डर लोगों के अंदर अभी भी बैठा है। मैं तो गाँव में अभी भी देखता हूँ कि अगर बैठे होते हैं चारपाई पे बैठे हैं तो चारपाई पे बैठ नहीं सकते, ज़मीन में ही बैठेंगे, वो भी दूर बैठेंगे। चलो खैर, 9 नंबर, मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? जो मध्य भारत टीक है ये किसका उत्पाद है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, माउंटेन वन। तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो पर्वतीय वन होते हैं, जो पतझड़ी वन, इन्हीं का है। ठीक है, उत्पाद है। इसकी लकड़ी का जो बनावट होता है रंग और ग्रेन की गुणवत्ता के लिए पाई जाती है। इसका जो प्रयोग होता है फर्नीचर, घरों की खिड़की दरवाजे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। खैर, क्वेश्चन नंबर 10, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम होने बनने से होता है? ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, याद रखना। ग्लूकागोन लिखा हुआ है, थायरॉक्सिन लिखा हुआ है, एक डाइसोन लिखा हुआ है और इंसुलिन लिखा हुआ है। तो ये कौन सा रोग, मतलब मधुमेह किसकी कमी से होता है? हमेशा जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तब आपको मधुमेह रोग हो जाता है। 11 नंबर, रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार के अस्तित्व की अवधारणा है?
तो पूर्ण अधिकार, अल्प अधिकार, द्वि अधिकार या एकाधिकार। तो दोस्तों हमेशा याद रखना इसमें पूर्ण अधिकार आएगा। रिकार्डो के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार का अस्तित्व की अवधारणा है? तो पूर्ण अधिकार। 12 नंबर, नीचे दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी प्रतिक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जा सकती? तो कौन सी जो है ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जा सकती? लिखा हुआ है ध्रुवीकरण, व्यक्तीकरण, संचरण और अपवर्तन। तो यहाँ पे ये ध्रुवीकरण जो होता है ये प्रक्रिया आपकी जो है नहीं दिखाई जा सकती। ठीक है, ध्वनि क्या है? ये एक यांत्रिक तरंग होती है। इसमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता बहुत होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए बता दिया। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? रावी, व्यास, ताप्ती और सतलज। कौन कौन सी दे रखी हैं? रावी, व्यास, ताप्ती और सतलज। तो जिसमें ताप्ती जो है वो पश्चिम भारत की नदी है, तो यहाँ पे जो है आपका ये इसमें नहीं शामिल हो सकती। ठीक है, ये पश्चिम भारत की नदी है, पश्चिम भारत की बहुत प्रसिद्ध नदी है ये। और मध्य प्रदेश के जो बैतूल जिला है वहाँ से निकलकर सतपुड़ा पर्वत जो है वहाँ उनके मध्य से पश्चिम की ओर बहती है और महाराष्ट्र के जो है देश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में ये गिर जाती है। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है वो मुल्ताई है। ताप्ती के अतिरिक्त पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली एक और नदी है, वो कौन सी? नर्मदा और माही नदी है ये। चलो, बैंकिंग के संदर्भ में जो एटीएम का तात्पर्य क्या होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, इसको क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताना। बताते तो हो नहीं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि क्वेश्चन बताएं तो आप लोगों को याद हो जाए, इसलिए मैं छोड़ देता हूं। बिल्कुल, आप बहुत सरल क्वेश्चन है, जरूर बताना। 15 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? ये 1929 का जो है अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, इतना मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं ऑप्शन पे, लाहौर, कोलकाता, नागपुर या कराची। तो ये दोस्तों लाहौर का अधिवेशन था, 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी अधिवेशन में भारत में जो है पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया था और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का प्रणेता है? निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का प्रणेता है? हेराल्ड लस्की, जॉन केन्स, जॉन रेवेल्स या उपयुक्त सभी? तो ये तो सभी हो जाएंगे फिर यहाँ पे। 17 नंबर, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों यानी कि NAM क्या हो जाएगा? नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? बैंडुंग, पेकिंग, नई दिल्ली और बेलग्रेड। तो दोस्तों ये बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, जो नाम है ये राज्यों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका निश्चय है कि विश्व में के किसी भी पावर ब्लॉक के साथ या विरोध नहीं रहेगा। यह आंदोलन भारत के तत्कालीन, अरे ये कहाँ पहुँच गया यार, हाँ, और ये जो इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका जो प्रथम सम्मेलन था 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। 17वां शिखर सम्मेलन जो है 2015 में वेनेजुएला की राजधानी कैराकासा में संपन्न हुआ था। 18 नंबर, अंड द्वार के माध्यम से परगणलिका में प्रवेश को क्या कहते हैं? अंड द्वार के माध्यम से परनालिका के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? मध्य प्रवेश, निभागी युग्म संलयन और अंडद्वारी प्रवेश। तो अंडद्वारी प्रवेश इसको कहेंगे। 19 नंबर, निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं होता है? मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑडियो, मेमोरी, कीबोर्ड, वीडियो, ग्राफिक्स। तो यहाँ पे मेमोरी और जो कीबोर्ड दे रखा है ये उसका, क्योंकि ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, ये फोटोज़, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें किसमें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में लेनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाएंगी। खैर 20 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंट्रानेट, VPN, WAN यानी कि वैन और इंटरनेट। तो आपको पता है जो नेटवर्कों का समूह होता है उसी को इंटरनेट कहते हैं और सबसे बड़ा नेटवर्क फिर इंटरनेट ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। उत्पादक गैस किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीला होता है? जो उत्पादक गैस यानी कि जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीली होती है?
कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसमें देखो 70% नाइट्रोजन होती है, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये गैस होती है लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। ठीक, और इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO एक रंगहीन व हल्की गैस है। इसकी ऊंची सांद्रता मनुष्यों और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। तो यानी कि ये कौन सी हो जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। यही जो है गैस जब निकलती है तो इंसान बहुत जल्दी मरता है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मंडल, चार्ल्स डेविन, हचिनसन और वॉटसन। तो 22 नंबर में चार्ल्स डेविन जो डार्विन थे, इन्होंने लिखी थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक, चलिए 23 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। आप पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने वाले दिल्ली के उपराज्यपाल बने। आप पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने वाले दिल्ली के उपराज्यपाल बने। सलार जंग, मोतीलाल वोहरा, नजीब जंग और टी खन्ना। तो कौन हो जाएंगे? उस समय की बात है, खैर ये क्वेश्चन पुराना है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, यहाँ पे नजीब जंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौबीस नंबर, जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आसवन, मृदुकरण, परिष्करण और शुद्धिकरण। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है, तब भी मैंने आपको बताया था। इसको मृदुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जल की कठोरता, उसमें उपस्थित जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट या कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रोजन जो लवण घुले रहते हैं उनके कारण होती है। और जल की कठोरता को दूर करने के लिए मृदुकरण करते हैं, दूर हो जाएगी। ओलंपिक खेलों में प्रथम भारतीय महिला पदक विजेता का नाम क्या है? अपर्णा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा और कुंजा रानी। तो दोस्तों ये आपको पता है, सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में जो है इसको लेके आई थी। ये सिडनी में हुआ था 2000 में, सन 2000 था सिडनी में, ओलंपिक में भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा हुई थी, उसमें कांस्य पदक जीता था इन्होंने। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो हमारे आज के पूरे 25 क्वेश्चन थे ये यहाँ पे पूरे खत्म करते हैं। और इसका जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी के सारे PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, तो जरूर डाउनलोड कर लेना और रिविजन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।